हेलो फ्रेंड्स, यह है पार्ट 5 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारा एमएमसी होता है, मेगास्पोर मदर सेल, वो मियोटिक डिवीजन के थ्रू 4 मेगास्पोर फॉर्म कर देता है। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि इन मेगास्पोर्स का क्या होता है, इन 4 मेगास्पोर्स का क्या होता है। In a majority of flowering plants, one of the megaspore is functional while the other 3 degenerate। तो ज़्यादातर जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें जो एक मेगास्पोर होता है वो तो फंक्शनल रहता है, यानी कि वो तो काम करता रहता है जो भी उसका काम होता है। लेकिन बाकी के जो 3 मेगास्पोर होती हैं वो डीजेनरेट हो जाती हैं, मतलब कि मतलब यूँ समझ लीजिए वो सो जाती हैं। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक। तो जो एक फंक्शनल मेगास्पोर होता है सिर्फ वही डेवलप होके फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप होता है, उसी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि एम्ब्रियो सैक फॉर्म करता है एक फंक्शनल मेगास्पोर, बाकी के 3 डिजेनरेट हो जाते हैं। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो ये जो तरीका है, ये जो मेथड है एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन का, जिसमें कि एक मेगा स्पोर से जो है एम्ब्रियो सैक फॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो दोबारा इसको समझिएगा, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें मोनो मीन्स एक स्पोर से, एक मेगा स्पोर से डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो सैक का, इसलिए इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। क्योंकि इसमें जो एम्ब्रियो सैक होता है वो मोनोस्पोर से फॉर्म होता है, एक मेगा स्पोर से फॉर्म होता है। The nucleus of the functional megaspore divide mitotically to form two nucleus which move to the opposite poles forming the two nucleate embryo sac। तो अभी जो मैं बताने वाला हूँ उसको बड़ी ध्यान से समझना, अगर नहीं समझ में आता है तो इसको 2-3 बार आप बुक में से पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी में से। तो क्या होता है, जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है वो माइटोटिकली डिवाइड करता है और 2 न्यूक्लियस फॉर्म कर लेता है। और ये जो न्यूक्लियस होती हैं वो मेगास्पोर की दोनों तरफ चले जाती हैं, दोनों पोल्स की तरफ, दो डायरेक्शन की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं, जो कि क्या बना लेते हैं, 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बना लेते हैं। 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक क्यों? क्योंकि ये जो एम्ब्रियो सैक है इसके अंदर 2 न्यूक्लियस अब बन जाती हैं। तो इसको देखते हैं डायग्राम के थ्रू। तो आप सबसे पहले इधर देखिए, ये है हमारा मेगास्पोर मदर सेल। तो ये मेगास्पोर मदर सेल क्या करता है, ये 4 मेगास्पोर बना लेता है, मेगास्पोर टेट्रेड बना लेता है, जो कि आप यहाँ इस तरफ देख सकती हैं। 4 मेगास्पोर टेट्रेड बना लिए इसने। तो इसमें से 3 तो डीजेनरेट हो जाते हैं और जो एक रहता है वो एक फंक्शनल रहता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। और इस फंक्शनल मेगास्पोर में भी जो एक न्यूक्लियस होता है वो माइटोटिकली डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियस बना लेता है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो ये है। अब इसके बाद क्या होता है वो अभी हम देखेंगे। 2 more sequential mitotic divisions results in the formation of 4 nucleate stages and later 8 nucleate stages of the embryo sac। तो इसी तरीके से जैसे अभी माइटोटिक डिवीजन हुआ है जिसमें कि 1 से 2 न्यूक्लियस हो गए, इसी तरीके से 2 और माइटोटिक डिवीजन होती हैं एक के बाद एक। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे 1 से 2 न्यूक्लियस हुए, 2 से 4 हो जाते हैं और 4 से 8 हो जाते हैं, कि दोगुनी स्पीड से वो अपनी संख्या को बढ़ा रहे होते हैं 8 तक। तो आगे क्या होता है जब वो 8 न्यूक्लिएट हो जाते हैं। तो इट इज़ ऑफ इंटरेस्ट टू नोट दैट दीज माइटोटिक डिविजन्स आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर, दैट इज न्यूक्लियर डिविजन्स आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। तो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस माइटोटिक डिवीजन में क्या हो रहा है कि जो न्यूक्लियस जो है वो लगातार अपनी संख्या बढ़ाया जा रहा है, लेकिन वो सेल या साइटोप्लाज्म को सेपरेट नहीं कर रहा है। यानी कि जो एम्ब्रियो सैक था उसमें 2 न्यूक्लियस बन गए, लेकिन उन्होंने अपनी सेल को अलग अलग नहीं बनाया, बल्कि एक ही सेल को वो शेयर कर रहे हैं, यानी कि एक ही सेल के अंदर हैं। तो ये जो माइटोटिक डिवीजन है कैसा है, ये बिल्कुल फ्री न्यूक्लियर है, यानी कि इसमें जो न्यूक्लियर डिविजन्स है वो सेल फॉर्म नहीं कर रहा, मतलब बाद में न्यूक्लियर डिवीजन के बाद जो है सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो ओवरऑल बात ये है कि इसमें जो ये ऐसा माइटोटिक डिवीज़न है जिसमें कि सेल्स
सेल वॉल नहीं बन रही है, मतलब कि न्यूक्लियस तो बनना है, लेकिन सेल वॉल नहीं बन रही है, यानी कि एक ही सेल है और न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा है। After the 8 nucleate stage, cell walls are laid down, leading to the organization of the typical female gametophyte or embryo sac. लेकिन जब 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं, 8 न्यूक्लियस फॉर्म हो जाते हैं उस एम्ब्रियो सैक के अंदर, तो तब जाके उसके अंदर जो है सेल वॉल बनना फॉर्म हो जाती है और मतलब सेल जो है बनने शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद जो है वो उसके बाद जो आपको मिलता है ऑर्गेनाइजेशन, वो एक टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट होता है बनने के बाद, या उसको हम जो है एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं। ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। तो इस एम्ब्रियो सैक के अंदर आप देखिए, इसको ऑब्जर्व करिए कि इसमें जो है सेल्स का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें कौन कौन से सेल हैं, किस तरफ हैं और कहाँ हैं। 6 of the 8 nuclei are surrounded by the cell walls and organized into cells. The remaining 2 nuclei, called polar nuclei, are situated below the egg apparatus in the large central cell. तो इसके अंदर, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होता है कि 8 में से जो 6 न्यूक्लियस होते हैं वो तो अपने पास सेल वॉल बना लेते हैं और एक अलग अलग सेल फॉर्म कर लेते हैं। लेकिन 8 में से जो बाकी 2 न्यूक्लियस होते हैं वो अपने पास कोई सेल वॉल नहीं बनाते, वो अलग से कोई सेल में नहीं होते, वो सिंपली जो हमारा एम्ब्रियो सैक था या जो बड़ा वाला सेल था उसी के बिल्कुल सेंट्रल में पहुंच जाती हैं, एग अपेंडिक्स के बिल्कुल नीचे। तो इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं, इस लाइन को, ये समझ में नहीं आ रही होगी। तो क्या हो रहा था कि एम्ब्रियो सैक के अंदर जो है एक न्यूक्लियस से 2 हो गए, 2 से 4 हो गए, 4 से 8 हो गए, और जब ये 8 हो गए तो इन्होंने अपने अपने अलग अलग सेल बनाना शुरू कर दिया। तो इसमें जो 2 सेल थे जिनको हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में, वो तो इस बड़े लार्ज सेल के बिल्कुल बीचों बीच में, यानी कि सेंट्रल में है, सेंट्रल सेल में है। और उसमें से जो 3 हैं वो तो ऊपर की तरफ पहुँच गए, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, और 3 नीचे की तरफ पहुंच गए। तो उसे आगे देखते हैं, 3 ने क्या किया है अलग अलग। 3 cells are grouped together at the micropylar end and constitute the egg apparatus. In turn consist of 2 synergids and 1 egg cell. तो 8 में से 2 तो बीच में पहुंच गई बिल्कुल, जिन्होंने कोई सेल वॉल नहीं बनाया, कोई अलग से सेल नहीं बनाया, जिनको हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। और उस 8 में से जो 3 थे वो एक साथ जो है वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ पहुंच गए, और उन्होंने क्या बना लिया, एग एपरेटस बना लिया। और उस एग एपरेटस के अंदर क्या है, 3 सेल्स हैं, 2 टाइप के सेल्स हैं, 2 तो सिनर्जिड्स हैं। ये सेल के नाम है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, ये सिनर्जिड्स और ये एग फैग क्या है। तो उन्होंने जो है 3 सेल बनाए हैं, जिसमें से 2 सिनर्जिड्स हैं और एक एग सेल है। तो इधर आप डायग्राम में नीचे देखिए, 2 तो पोलर न्यूक्लियाई जो कि बिल्कुल बीच में है, और 3 जो है ऊपर की तरफ पहुंच गए माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, जिसमें से 2 तो सिनर्जिड्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं आराम से, और एक एग सेल है। The synergids have special cellular techniques at the micropylar called filiform apparatus, which play an important role in building the pollen tubes into the synergids. तो जो synergids होती हैं, जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ 2 सेल्स थे, उसमें जो है कुछ स्पेशल टाइप के सेलुलर टेक्निक्स होती हैं, कुछ स्ट्रक्चर होती हैं, जिन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। और जो स्ट्रक्चर होती हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, वो हेल्प करती हैं पॉलन ट्यूब को सिनर्जिड में जाने के लिए, उसमें एंट्री करने के लिए। तो इस फिलीफॉर्म एपरेटस को भी देख लेती हैं। तो ये माइक्रोपाइलर एंड है, इसमें आप देख रहे होंगे कि ये सिनर्जिड्स हैं, इन सिनर्जिड्स के अंदर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हैं, जिनको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, जो कि पॉलन ट्यूब को सिनर्जिड्स में एंट्री करने के लिए करवाते हैं। तो ये जो ऐसे हाथ की शेप की जैसे आपको स्ट्रक्चर देखने, जिनको हम फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं, वही हैं, सिनर्जिड्स के अंदर होती हैं ये स्पेशल टाइप के सेलुलर स्ट्रक्चर, जो कि पॉलन ट्यूब को हेल्प करती हैं सिनर्जिड्स में एंट्री करने के लिए। तो अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये क्या कर दिया, यहाँ पे तो माइक्रोपाइलर एंड ऊपर था या नीचे आ गया, ये कैसे हो सकता है, मतलब
वो ऊपर था सब कुछ, अब ये तो बिल्कुल चेंज ही होगा। तो ये कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ये सिर्फ समझाने के लिए जो है उसको घुमा दिया है, डायग्राम जो है 180 डिग्री चेंज कर दिया है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें कुछ चेंज हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ है, दो तो बीच में चले गए बिल्कुल सेंट्रल सेल पोलर न्यूक्लियाई जिनको बोलते हैं, और तीन में से और तीन जो हैं वो माइक्रोपाइलर एंड पर पहुंच गए, जिसमें से दो ने सिनर्जिड बना लिया, एक ने एग सेल बना लिया। अब बच्चे कितने, तीन और बच्चे। वो तीन और क्या करते हैं वो देखते हैं। 3 सेल्स आर एट द चलेजल एंड आर कॉल्ड द एंटीपोडल्स। तो जो बाकी के तीन होते हैं वो माइक्रोपाइलर एंड होता है जिस तरीके से, उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चलेजल एंड होता है, वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ जाके वो एंटीपोडल बना लेते हैं। तो इसको देखते हैं। ये माइक्रोपाइलर एंड है जहाँ पे कि 3 सेल्स हैं। इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चलेजल एंड है जहाँ पे कि 3 सेल्स हैं, और वो उनको हम बोलते हैं एंटीपोडल्स। तो अब समझ में आ गया कि किस न्यूक्लियस ने क्या क्या किया है। तो दो तो बिल्कुल पोलर न्यूक्लियाई जो बिल्कुल सेंट्रल सेल में है, और 3 नीचे हैं माइक्रोपाइलर एंड में, 3 ऊपर हैं चलेजल एंड में। द लार्ज सेल एज मैंशनड अर्लियर हैज़ 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, जो सबसे बड़ा वाला सेल होता है उसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं बिल्कुल बीचों बीच में, जिनको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। Thus, a typical angiosperm embryo sac at maturity, though 8 nucleate, is 7 celled। तो एक एंजियोस्पर्म का, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का जो एम्ब्रियो सैक होता है, यानी कि फीमेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेटोफाइट होता है, वो मेच्योर होने के बाद जो है 7 सेल्ड होता है, यानी कि उसके अंदर जो है 7 सेल होती हैं, लेकिन न्यूक्लियस 8 होते हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बड़ी कंफ्यूजिंग चीज़ है कि 7 सेल हैं लेकिन न्यूक्लियस जो है वो 8 हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। अभी तक तो आपने पढ़ा हुआ कि एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन इसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लियस, ये तो समझ में नहीं आ रहा। तो बिल्कुल अगर जिसको समझ में मतलब जिसने पढ़ा होगा ढंग से, उसको समझ में आ रहा हो कि ऐसा क्यों है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो बीच वाला सेल होता है हमारा सेंट्रल सेल, उसमें एक न्यूक्लियस नहीं होता, उसमें 2 होते हैं, और बाकियों में एक एक होता है नॉर्मली। तो इसलिए जो है एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का जो एम्ब्रियो सैक होता है वो 8 न्यूक्लिएट होता है और 7 सेल्ड होता है। तो अब अभी तक हमने जाना फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में, एम्ब्रियो सैक के बारे में। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि पॉलिनेशन क्या होता है, यानी कि ये जो हमारा एम्ब्रियो सैक है इसके पास पॉलन ग्रेन कैसे पहुंचता है और फ्यूजन कैसे होता है, वो सब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।